बाल विकास का सिद्धांत आज पढ़ेंगे। बाल विकास के सिद्धांत में हम लोग पढ़ेंगे सीखने का वर्ग क्या है। सीखने का वर्ग क्या होता है, मतलब वो सीखने की जो प्रक्रिया होती है किस किस रूप में होता है, और सीखने का जो वक्र रूप होता है इसमें आपको उसका अध्ययन करना है। अधिगम होती है, प्रक्रिया होती है, हर चीज के कई तरीके होते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए, पढ़ने के लिए, उसके लिए क्या विभिन्न प्रकार की क्रिया और प्रक्रिया होती है। उसी तरीके से एक सीखने का वक्र होता है, अधिगम करने का, लर्निंग करने का एक वक्र होता है। तो इसमें किन चीज़ों को अध्ययन करना चाहिए, हमने आप लोग को बताया था कि पूर्व अनुभव के आधार पर शिक्षण होता है। किस पर होता है, पूर्व अनुभव के आधार पर क्या होता है, शिक्षण होता है। और एक जो प्रेजेंट में शिक्षण कार्य चल रहा है, अर्थात क्या है, एक वर्तमान शिक्षण और शिक्षण के उपरांत क्या है, शिक्षण के उपरांत, शिक्षण के ऊपर, मतलब जो शिक्षण की प्रक्रिया चलती है, शिक्षण की जो क्रिया और प्रक्रिया चलती है, कोई भी काम प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, पूर्व शिक्षण है ना, कि उन्होंने कितना पहले से ज्ञान को अर्जित किया, अर्थात उसका पूर्व का अनुभव और ज्ञान क्या रहा है। तो ये चीजें इसमें शामिल होती है। वर्तमान में जो शिक्षण प्रक्रियाएं हैं, अर्थात में जो भी वर्तमान में शिक्षण कार्य को संपन्न किया जा रहा है, वह शिक्षण कार्य किस रूप में प्रस्तुत हो रहा है और किस रूप में आप आत्मसात कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। तो वर्तमान शिक्षण को शामिल किया जाता है। और शिक्षण के उपरांत कितना प्रभावशाली रहा, मतलब शिक्षण करने के उपरांत कौन कौन सी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई और क्या क्या ज्ञान का विकास हो गया, और कौन कौन सी क्या आवश्यकताओं की जरूरत पड़ गई, किस विधियों की और जरूरत पड़ गई, और कौन कौन से कार्य और क्रिया को संपन्न करना है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब छात्र को सीखने की मात्रा क्या है, सीखने की मात्रा और प्रयास, सीखने की मात्रा और प्रयास के रूप में, मतलब छात्र किस रूप में सीख रहा है, छात्र क्या है, किस रूप में सीख रहा है, और सीखने की उसकी प्रक्रिया क्या है, कितना मात्रा है, और साथ साथ क्या है उसमें सीखने के बीच में कौन सी क्रिया उत्पन्न हो जा रही है, प्रयास। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि दो चीजों में, इसमें हमने दो चीज बताया आपको, एक तो आपको मैंने बताया आपको मात्रा और प्रयास। सीखने की मात्रा, सीखने की मात्रा और सीखने का प्रयास। जब शिक्षण अधिगम कार्य करते समय एक सामान्य रूप से समझो, चाहे XY के रूप में भी इसको कर सकते हो, या अंकगणितीय पद्धति भी अपना सकते हो, ज्यामितीय पद्धति भी, या जटिल शैक्षिक गतिविधियों को अपना सकते हो। कहने का मतलब यह है, शिक्षण अधिगम कार्य करते समय, शिक्षण अधिगम कार्य करते समय जो सीखने की मात्रा होती है, मतलब वैज्ञानिक स्तर पर मात्रा जो होती है वो हम गणितीय स्तर पर अध्ययन कर सकते हैं। मात्रात्मक अध्ययन से कहा जाता है, क्या होता है, मात्रात्मक अध्ययन, मतलब वह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, वह पूर्ण रूप से क्या हो, वैज्ञानिक हो। और सीखने का प्रयास, सीखने का प्रयास, जब इन गतिविधियों के द्वारा हम कार्य को संपन्न करते हैं तो
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीखने का वक्र। ठीक है, एग्जाम में अगर आ जाएगा सीखने का वक्र ऐसे लिख के आएगा और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। क्या लिखना है कि सीखने के वक्र का तात्पर्य है जब शिक्षण अधिगम कार्य करते समय, शिक्षण का अधिगम करते समय सीखने की मात्रा और सीखने के प्रयास को शामिल करके शिक्षण कार्य को संपन्न किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, सीखने का वक्र। क्या कहते हैं, सीखने का वक्र। ये तो 20 शब्द में हो गया। अगर यही पूछ लिया आप लोग को 50 शब्द, तो इसको क्या कर दीजिए, सीखने की मात्रा और सीखने का प्रयास को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। सीखने की मात्रा माने सीखने की मात्रा x है और सीखने का प्रयास y है। ठीक है, तो इस तरीके से फार्मूले के आधार पर भी उसको कर सकते हो, है ना। तो आपका पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको क्या है, पूर्ण रूप से जो उसका अंक 2 अंक का है अगर, तो 2 अंक आपको इसमें क्या है, मिल जाएगा। मेन चीज यही होता है, सीखने की मात्रा और सीखने का प्रयास, इसमें क्या है, शामिल किया जाता है। और इसी को अधिगम वक्र भी कहा जाता है, शिक्षण वक्र भी कहा जाता है, शिक्षण वक्र भी कहा जाता है और सीखने का वक्र। अगर शिक्षण का वक्र आ गया तो कंफ्यूजन हो जाओगे, है ना। और स्टेप करता है तो जो शिक्षण कार्य किया जाता है पूर्व अनुभव शिक्षण के आधार पर, वर्तमान शिक्षण के आधार पर और शिक्षण के उपरांत, इन तीनों प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखने की मात्रा और सीखने का प्रयास के कार्यों को संपन्न किया जाता है, उसी को सीखने का वक्र। तो 50 शब्द भी हो गए। मतलब क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से कुछ विद्वानों ने भी इसको परिभाषित किया है। अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, मात्रा, उन्नति, क्या है, गति, मात्रा और उन्नति। तो इसमें क्या है, तीनों चीज को शामिल किया जाता है। इस किसने किया था, गेट्स ने। अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा, अधिगम वक्र अभ्यास के द्वारा गति, मात्रा और उन्नति, गति, मात्रा और उन्नति के आधार पर उसका जब हम कार्य करते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सीखने का वक्र। किसने कहा था, गेट्स ने कहा था। किसने कहा था, गेट्स, कि जो सीखने का वक्र है वह अभ्यास की प्रक्रिया के द्वारा जब हम गति, मात्रा, उन्नति का निर्धारण करते हैं सीखने की क्रिया में, शिक्षण का करने में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हाँ, सीखने का वक्र। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, और लोगों ने भी इसी तरीके से क्या है, उल्लेख किया है, सीखने का वक्र और सीखने का स्थानांतरण। तो अब देखिए, सीखने की क्रिया में जब सीखने की मात्रा समान होती है तो सरल रेखीय वक्र होता है। तो सरल रेखीय वक्र होता है। अगर सरल प्रक्रिया अपनाई जाती है तो क्या हो जाएगा, सरल रेखा होगा, और जटिल प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो विषम होगा, है ना। तो इस तरीके से क्या है, और इस आकार एक सीधी रेखा के समान होता है और प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा समान होती है। इसमें क्यों होती है समान मात्रा, किसमें, समान निष्पादन वर्ग, समान निष्पादन वर्ग में इसमें रेखाएं क्या होती हैं, सरल होती है और सीधी रेखाएं इसमें बढ़ती है। ठीक है, और जैसा कि लैकमैन ने 1961 में चूहों का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था उन्होंने, हाँ, चूहों पर लैकमैन ने चूहों पर अध्ययन किया था। इसके पहले तुम लोग ने स्किनर का पढ़ा होगा, थार्नडाइक का पढ़ा होगा, पावलो कुत्ते का पढ़ा होगा, है ना। और फिर क्या है, और भी मैकडूगल का पढ़ा होगा उसमें, हाँ। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारे लोगों का आपने अध्ययन किया। तो पीछे वाले पेपर में भी क्वेश्चन आया था, समझ रहे हो, थार्नडाइक का, स्किनर का सीखा, और ये चीजें सब अभी आया था। सिविल वाले पीसीएस का भी प्री हुआ भी संडे को, उसमें भी क्वेश्चन आया था। तो कहने का मतलब यही है कि उन्होंने किस पर अध्ययन किया था, चूहों पर अध्ययन किया था।
कि किस तरीके से सीखने के वक्र के माध्यम निष्पादन वक्र के रूप में उसको संपादित किया, किस तरीके से सीखा जाता है। ठीक है, और इसमें तो उस तरीके से और दिया। उसके बाद देखिए अब वो समझ में आया सीखने का वक्र, सीखने का वक्र आया समझ में, होता क्या है साड़ी। उसके बाद क्या, सीखने का पठार। क्या है सीखने का पठार, क्या चीज होता है, जब सीखने की गति ना तेज हो ना धीमी हो, अर्थात सीखने में ना कोई उतार होता है ना कोई चढ़ाव। समझ रहे हैं कि ना कोई उतार होता है और ना कोई चढ़ाव, ना कोई गति होती ना कोई सीमा होता है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीखने का पठार। तो वक्र एक क्या है, एक बड़ी रेखा के समान होता है। किस रूप में होता है, एक बड़ी रेखा के समान होता है, किसने, सीखने के पठार में। और इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, सीखने का पठार। क्या कहते हैं, सीखने का क्या है, पठार। तो कहने में ना गति तेज होती है ना धीमी होती है, ना गति तेज होती है ना तो धीमी होती है, मतलब मीडियम में होती है। क्या होती है, हाँ मीडियम में होती है। अर्थात सीखने की गति में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है, सीखने की गति में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं होता है। और तो वक्र रेखा एक बड़ी रेखा के रूप में चलने लगती है। किस रूप में चलने लगती है, हाँ एक बड़ी रेखा के रूप में क्या है, चलने लगती है। ठीक है, और फिर क्या है, इसी को सीखने का पठार कहते हैं। जैसे कि रास महोदय ने कहा है कि ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं। तो सीखने का पठार आपको इसमें भी आता है, सीटेट में भी आया है, सुपर टेट में भी आया है और टेट में भी आया है, सीखने का पठार। समझ रहे हैं, अर्थात क्या होती है, न तो इसकी गति तेज होती है ना तो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में भी पूछता है, कई बार पूछा है। तो इस तरीके से क्या है, तो कहने का तात्पर्य है कि इस अवधि को उस रूप में व्यक्त करते हैं जब शिक्षा के स्तर में शिक्षक के कार्य करते हुए कोई सुधार नहीं है ना, न तो इसकी गति धीमी होती ना तो इसकी गति, समझ रही हो। तो उसको हम क्या कहते हैं, सीखने का पठार। सीखने का पठार कहते हैं, मतलब सीखने की गति में कोई सुधार नहीं होता है, अर्थात बच्चा के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, सुधार। ठीक है, तो रास ने क्या कहा था कि वही चीज बताया था कि ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जो सीखने की क्रिया में कोई भी उन्नति नहीं, सीखने की क्रिया में कोई भी उन्नति नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, सीखने का पठार। ये किसने कहा था, रास ने। ठीक है, अगर सीखने का पठार आ जाएगा तो क्या लिखेंगे आप लोग, शिक्षण अधिगम में या अधिक शिक्षा कार्य करते समय क्या है, जब उसके ना तो, हाँ हाँ ठीक है, उस तरीके से। अर्थात क्या है, सीखने की गति ना तो तेज होती है और ना ही धीमी, ना तो तेज होती है और ना ही धीमी होती है। अर्थात तो सीखने का गति, उसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाँ सीखने का पठार। मतलब सीखने का मतलब शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बालक पर कोई इफेक्ट उसका नहीं पड़ रहा है, उसके स्तर में, जैसा कि रास महोदय ने कहा कि शिक्षा के स्तर में बालक के अंदर कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। अर्थात वह क्या है, इस रूप में पड़ा हुआ है, पठार, शिक्षण के पठार के रूप में। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, तो अब देखिए इसके मुख्य बिंदु है कि सीखने की प्रक्रिया में बालक कभी कभी एक मोड़ आता है जब उसका पढ़ने की इच्छा नहीं है, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, फिर पढ़ेगा तो जबरदस्ती जब बालक पढ़ने लगता है तो शिक्षा का पठार हावी हो जाता है, समझ रहे कि नहीं। तो उस समय आप पढ़ेंगे, मन भी नहीं लगेगा और खाली अक्षर देखेंगे, पलटेंगे, घरों को दिखा देंगे। तो ऐसे शिक्षा में क्या होते हैं, शिक्षण के पठार आ जाते हैं कभी भी, समझ रहे कि नहीं। मतलब उसका शिक्षा का कोई भी प्रभाव आपके मस्तिष्क पर नहीं पड़ता है। और फिर क्या है कि एक वक्त से अधिक पठार हो सकते हैं, अर्थात उसमें चेंजिंग भी हो सकता है, अर्थात जो पढ़ाई की गति है, समय सीमा है, तो अपने परिस्थिति के अनुसार एक से अधिक पठार भी हो सकते हैं।
मतलब एक से अधिक चीजों में प्रभाव उसका पड़ सकता है, तो प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हो गया। इसके कारण कौन कौन से हैं? सीखने के पठारों को बनने के कई कारण हो सकते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? सीखने के पठार का क्या कारण है जो आदमी शिक्षण कार्य करते समय उसे शिक्षण कार्यों में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है? क्यों क्यों आपकी इच्छा नहीं होती पढ़ने की? कौन सी समस्याएं आ जाती हैं कि कोई प्रगति नहीं हो रहा है, कोई पढ़ रहे अर्थात पढ़ने का जो स्तर है उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है? इसके रीजन कुछ है, कारण क्या है? कारण क्या है? जैसे प्रेरणा का अभाव। क्या है? हाँ, प्रेरणा का अभाव। जब आपको प्रेरणा का अभाव होगा, मोटिवेशन कोई नहीं करेगा, मार्गदर्शन आपका कोई, जैसे 1 महीने की छुट्टियां हो जाती, घर पे बैठे रहते हो, कोई सुधार जल्दी नहीं होता है। कल भी आता थोड़ी सी मोटिवेट होते हो, थोड़ा सा होता पढ़ने की इच्छा। तो उसी तरीके से तो जो मोटिवेशन होता है, अगर आपके अंदर वो भाव है तो घर में कोई करने वाला नहीं मोटिवेट, है ना? तब तो आपको पढ़ने की इच्छा होगी। लेकिन जब कोई नहीं कुछ कहा रहा है पढ़ने के लिए, तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, वो आपका पढ़ने का मन, जब चाहो किताब खोल के बैठो, सकता है वीडियो सुनो, सकता हो मोबाइल यूज करो। तो कहने का मतलब यह है कि जो पढ़ने का मोटिवेट होता है, अगर व्यक्ति एक्टिव रहे पढ़ने के लिए, अध्ययन अध्यापन कार्य करने के लिए, तो क्या होता है? वो पढ़ने में आगे निकल जाएगा। और इस तरीके अगर असुविधा है, नहीं मिल पा रहा, तो भी एक कारण होता है। क्या होता है? एक कारण होता है। तो कहने का तात्पर्य इसमें यही है कि प्रेरणा का, शिक्षण क्रिया में जब प्रेरणा का अभाव होने लगता है, तो फिर क्या होता है? वह कार्य संपन्न नहीं हो पाता, सीखने की क्रिया में कोई सुधार नहीं। ठीक है, तो रुचि की कमी होना, तो मेन चीज तो यही है। इंटरेस्ट जो होता है उसमें जो इंटरेस्ट होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, अगर वो चीज नहीं है, अगर वो चीज नहीं है, तो फिर क्या होगा? उसमें कोई समस्या आ जाएगी। हेलो हेलो, नमस्कार। कौन से थे? इंग्लिश में क्या है? हाँ, तो रुका अभी बताइए। हाँ, तो इसमें मैंने बताया, क्या बताया? रुचि का अभाव। रुचि का अभाव, तो आपके अंदर जब रुचि का अभाव होगा, तो शिक्षण अधिगम का पठार प्रभावी हो जाएगा, आपकी शिक्षण क्रिया प्रभावित होने लगेगी। आप क्या है? आप नहीं पढ़ेंगे। क्यों? शिवन, है ना? तो वो चीज क्या है? अपने अंदर रुचि का क्या है? और अधिक प्रयोग करिए। जब तक रुचि नहीं रहेगी, तब तक आप पढ़ने का मन नहीं लगेगा। इसलिए शिक्षण के अधिगम क्या हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा। सीखने अधिगम का पठार, है ना? तो सीखने का पठार, अधिगम का पठार, इस तरीके से। उसी तरीके से क्या होती है इसमें? शारीरिक सीमा। कुछ रीजन होते हैं शारीरिक समस्याओं की वजह से क्या है? अधिगम का पठार हावी हो जाता है, या सीखने का पठार प्रभावित होगा। आप पढ़ने बैठे, शरीर में कहीं समस्या आ गई, तो आपका पढ़ने का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, है ना? तो इसका भी काफी प्रभाव होता है। एग्जाम के टाइम पे बीमार आदमी पड़ गया तो फिर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा? नहीं। तो शारीरिक सीमाएं भी कोई कारण होता है, बहुत बड़ा कारण होता है कि आप शिक्षण कार्य को अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, और जब पढ़ नहीं पाएंगे, अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? सीखने का पठार हो जाएगा, ना तो आप पे उतार होगा ना चढ़ाव होगा, अर्थात क्या है? आपकी गति में कोई सुधार नहीं होगा, है ना? तो इस तरीके से क्या है? उसके बाद क्या है? तो सीखने का अनुचित विधियां क्या है? अनुचित विधियां। तो अनुचित विधियां क्या? पढ़ने का तरीका भी अच्छे होने चाहिए। पुस्तक को रखने का, कुछ लोग लेट के पढ़ते हैं, कुछ लोग करवट करके पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं, है ना? तो
इसका भी प्रभाव पड़ता है। लेट के पढ़ेंगे, आँख खराब हो जाएगी, आप दिक्कत हो जाएगी, देर नींद आ जाएगी, उसे सो जाएंगे, है ना। तो पढ़ने के तरीका में भी कोई लोग क्या करते हैं, पेन पकड़ने की, बुक रखने की भी सीमा होती है, लेकिन उसको क्या है, अनुचित तरीके से प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसका भी प्रभाव उस पर पड़ता है। समझ रहे हैं कि अधिगम के पठार में या सीखने के पठार में, अर्थात क्या, पढ़ने के तरीकों को जानना चाहिए, और पढ़ने के तरीकों को आप अच्छे से प्रयोग करेंगे तो आपको क्या है, अधिगम का पठार नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, अधिगम के पठार के रूप में कार्य करता है। उसके बाद देखिए सीखने की कुछ विधियां हो गई, और कुछ लोग क्या करते हैं, फिंगर से भी काउंटिंग करते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसमें भी चेंजिंग करनी चाहिए, है ना। तो कुछ कारण है, शारीरिक गतिविधियों को भी क्या है, अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से अधिगम का पठार प्रभावित हो जाता है। उसके बाद क्या है, कार्य की गहनता। क्या है, कार्य की गहनता। किसी भी कार्य को आप अगर सामान्य तरीकों से करोगे तो वह अच्छा परिणाम नहीं। तो कार्य करने का जो मेहनत और लगन होना चाहिए, मेहनत और लगन होना चाहिए, परिश्रम जटिल करना चाहिए, कठिन परिश्रम। अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो अधिगम का पठार क्या हो जाएगा, हफ्ते में एक किताब खोल के बैठोगे तो क्या होगा, है ना, नहीं पढ़ पाओगे। अधिगम का पठार होना स्वाभाविक है, उसके बाद कहोगे हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो जब रेगुलरिटी बनाओगे अध्ययन अध्यापन कार्य का, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा एग्जाम के टाइम पे क्यों जल्दी याद हो जाता है, क्यों, आपको प्रेशर होता है, क्या होता है, हाँ, आपका दिमाग एकाग्रचित होता है। एक बार पढ़ लेते तो याद हो जाता है, 2 बार पढ़ोगे जल्दी याद हो जाता है। ऐसा क्यों, आप एग्जाम देने जा रहे हो, बस एक बार रिवीजन करते समय अगर क्वेश्चन आ गया तो एग्जाम में जाओगे फटाक से लिख, है ना। तो क्यों, क्योंकि उस समय आपका जो मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, वह काफी एक्टिव होता है, क्रियाशील होता है। कौन सी, तो वही तो बताया ना, एकाग्रचित नहीं होता उतना उसके प्रति कि अभी हमको परफॉर्मेंस करना है, इसलिए क्या है, हमको उस चीज को अपने दिमाग में क्या है, अस्थायित्व आप लोग नहीं बनाते हैं, समझ लेंगे, इस वजह से भी समझ जाएगा। उसके बाद क्या है, पुरानी आदतों और नई आदतों में संघर्ष। इसका भी कोई रीजन है। जो पुरानी आदतें हैं आपकी पढ़ने की और शिक्षण कार्य करने की, और जो नई तरीके हैं, इसमें आप सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, है ना। नए तरीके से आप एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, नए तौर तरीकों में आप एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सीखने का पठार विद्यमान हो जाता है, और आप अपने आप को क्या है, बहुत ही फील महसूस करते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य यही है, जैसे आपको सब कुछ आता है, लेकिन कभी स्टेज पर खड़ा होकर वही बोलने को कह दिया जाए तो आप नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि नए कंडीशन के कारण कुछ लोग होते हैं कुछ भी नहीं आता है, खड़े होकर बहुत कुछ बोल देते हैं, है ना। तो नई चीजों के प्रति आप कितना एक्टिव है, उन गतिविधियों के साथ कितना शामिल हुए, इस पर निर्भर करता है, समझ रहे हैं, इन सब चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है। और ज्ञान, प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाना, अन्य कारण, तो ये सब चीजें क्या होते हैं, उसके कारण होते हैं, इसके कारण होते हैं, हाँ, अर्थात सीखने के पठार, ठीक है। इसके दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं, सीखने वालों को प्रेरणा देना, सबसे बड़ी चीज है कि जो सीख रहे हैं उनको मोटिवेट करना। अधिगम के पठार को दूर करने का हम वो चीज बता रहे हैं, उनको प्रेरित करना, क्या करना, प्रेरित करना, मोटिवेट करना, उनके लक्ष्य, गोयल, एम, उद्देश्य के प्रति क्या है, उनको अग्रेसित करना, उनको बताना, ठीक है। तब वो अधिगम का पठार क्या होगा, कुछ कम होगा। नए नई चीजों का प्रयोग करना, नई प्रणालियों का प्रयोग करना, जिससे क्या हो, काफी तीव्र गति से उसका विकास, काफी तीव्र गति से क्या हो जाए, उसका विकास हो, अर्थात पढ़ने की शिक्षण अधिगम क्या हो, काफी तीव्र हो जाए। उसी तरीके से क्या है, कार्य को बीच बीच में विश्राम देना, जैसे कार्य आप पढ़ रहे हैं, 2-3 घंटा पढ़ लिए हैं, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, आराम कर लीजिए, तो पढ़ने की एक्टिविटी फिर आ जाती है।
समझ रहे हैं? 2-3 घंटे आपने पढ़ा, उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट के लिए क्या कर लीजिए, थोड़ा सा हाँ अपने आप को चेंज कर लीजिए, है ना। बाहर चले जाइए, 2 मिनट बात कर लीजिए, या और सारे म्यूजिक सुन लीजिए, या ड्राइंग पेंटिंग या कोई भी चीज़ हो, उन सब चीज़ों में थोड़ा सा अपने आप को कर लीजिए। तो आपका क्या होता है, दिमाग फिर से फ्रेश हो जाएगा, और फिर उस कार्य को जब 15-20 मिनट बाद करना शुरू करेंगे, आपको वो चीज़ जल्दी करें। समझ, इसलिए विश्राम होना जरूरी है। सीखने की उचित विधियों का प्रयोग, मतलब सीखने की जो विधियाँ होती हैं उन विधियों का प्रयोग किया जाए। अगर आप सीखने की विधियों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, आप सीख नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से, क्या सीखने की प्रक्रिया का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, व्यक्तिगत भेदों पर ध्यान देकर, अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए कि सीखने की जो अधिगम प्रक्रिया है, सीखने की जो अधिगम प्रक्रिया है, जैसे कोई बालक नहीं चल पाता, पैर से नहीं सही है, तो उसको दूसरी विधि से पढ़ाइए, है ना। कोई कान से नहीं सुन पाता, उसको दूसरी विधि से पढ़ाइए। तो जो बालक का स्तर और क्षमता हो, उसी क्षमता के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाए तो ज़्यादा, उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो जल्दी सीखेगा, जल्दी कार्य करने की ओर परिणत होगा, अर्थात क्या है, सीखने के पठार को जल्दी दूर कर देगा, है ना। ये सारी गतिविधियाँ करनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को उत्साहवर्धन करना, क्या है, उत्साहवर्धन करना, और उसको अच्छे वातावरण में रखना। तो अच्छे वातावरण का मतलब क्या होता है कि बच्चे को वहाँ पर रखा जाए जो अच्छी सीख पैदा कर सके, बच्चे को वहाँ रखा जाए जहाँ पर अच्छी सीख पैदा कर सके। इसलिए गलत संगति में जाने से बच्चों को रोका जाता है, गलत संगति में जाने से क्या है, बच्चों को रोका जाता है, ताकि वो अच्छी संगति में रहे और अच्छी तरीके से क्या है, उस चीज़ को सीखे और अध्ययन करे और जाने। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, तो जिससे बालक कभी हतोत्साहित हो, बीच बीच में बालक हतोत्साहित हो जाता है। आप भी कभी कभी क्या हो जाता है, बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है, पढ़ने का मन नहीं करता, कोई कार्य करने का मन नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में जो शिक्षक होता है उसको उचित मार्गदर्शन करना कि जीवन में सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इन परिस्थितियों को दूर करने के लिए क्या है, आप किसी ऐसे कार्य से उस समस्या को दूर कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप चिंतन कर सकते हैं और बेस्ट प्लान को, अर्थात बेस्ट तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। निराशा और दुख जीवन का एक हिस्सा है, इससे निराश होकर अपने एम और लक्ष्य को क्या है, हाँ नहीं वो करना चाहिए कि हमको ज़्यादा पारिवारिक टेंशन आ गया, सामाजिक टेंशन आ गया, तनाव आ गया, तो उससे आप अपने आप को भयभीत होने लगे, तो भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। आपको उचित करके दिखाना है जो आपके अंदर क्षमता है। दुनिया क्या जाने, रात चुपके से लोग पढ़ते हैं, मुझे बनना है तो करना है ना। तो फिर क्या है, उस चीज़ को पढ़ने का अपने मन में रखो, मुझे करना क्या है, और मन में अड़े हो, तो समस्याएं, सारी समस्याएं और सारी समस्याएं जीवन में आती रहती हैं। इसीलिए उचित मार्गदर्शन शिक्षक को करना चाहिए। ये बात से क्या होता है कि नर्वस ना हो, अर्थात तनाव, नकारात्मक, निराशावादी दृष्टिकोण उनके अंदर न हो। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या है कि और भी शिक्षा का एक कर्तव्य होता है कि बच्चों के अंदर जो भी समस्याएं, सीखने के पठार में जो कमियां हैं, उन कमियों को क्या किया जाए, दूर किया जाए। समझ रहे हो कि नहीं, कि ज़्यादा सो रहे हो कि कम सो रहे हो, कि कहने का मतलब मोबाइल ज़्यादा यूज कर रहे हो या घर के कार्यों को कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, तो उसके बीच में समायोजन होना चाहिए। अर्थात क्या है, आप साफकरण उसमें होना चाहिए। आप अपने प्रस्तुति के अनुसार हर चीज़ को चेंज करना चाहिए, है ना। तभी सीखने के पठार को क्या है, दूर कर सकते हो। जब बैठोगे तुरंत नींद आने लगेगा तो सीखने का पठार तो हावी हो ही जाएगा, है ना। तो पहले ठीक है, सोना एक अच्छी बात है, लेकिन सोने की एक लिमिट होती है। आप घर पे उसको दूसरे तरीके से भी क्या कर सकते हैं, यूज या प्रयोग कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। पूरी तरीके से तुरंत तो खत्म नहीं होगा, लेकिन दूसरी गतिविधियों से उसको कम कर सकते हो, क्योंकि मेन एम आपका क्या है, इसको पूरा करना। वो पूरा हो जाए उसके बाद सो, है ना, एम पूरा हो जाए आपका, उसके बाद क्या है, अधिगम के पठार के बीच बीच में थोड़ी सी चलती रहेगी है ना, लेकिन अधिगम के पठार को भी हावी ना दीजिए, सीखने के पठार को भी हावी नहीं, है ना। जो कारण है आप दूर करने का प्रयत्न कीजिए, उसे पढ़ रहे हो उसको प्रयोग करना, समझ रहे हो नहीं,
अधिगम सीखने के पठार जो कुछ समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। तनाव जो है, तनाव एक स्वाभाविक चीज़ें हैं, लेकिन ये बताओ तुम लोग प्रशिक्षण ले रहे हो, उसको दूर करने का आपके अंदर चिंतन करने की क्षमता है। उसी चीज़ को सोचने से निराकरण नहीं होता है, चिंता को दूर करने से उसका निराकरण होगा, उसी के बारे में सोचने से उसका निराकरण नहीं होगा। उसको दूर करने का सोचो कि दूर कैसे होगा, इस पर विचार करो। कोई कष्ट आ गया तो उसी बारे में इससे क्या करना नहीं, इसको हम दूर कैसे करें, कम कैसे करें। तुरंत दूर तो हो नहीं सकता है, लेकिन उसको कम करने सीखने के पठार को हम धीरे धीरे कैसे कम करें, है ना, ताकि क्या आपका एम और लक्ष्य प्राप्त हो। ठीक है, तो उसके प्रकार सीखने का उसी तरीके से क्या सीखने का स्थानांतरण क्या है, सीखने का स्थानांतरण किसी ज्ञान कार्य और अन्य क्रियाओं को क्या है स्थानांतरित करना, अर्थात जो शिक्षण प्रशिक्षण है, ज्ञान है, उसको दूसरे स्थान पर प्रयोग करना, तो उसी को क्या कहते हैं, स्थानांतरण होता है। ठीक है, किस और स्थानांतरण कैसे करना है, कब करना है, उसका भी एक उचित समय होता है, समझ रहे हैं। और स्थानांतरण करने से ज्ञान का विकास होता है। स्थानांतरण करने से क्या होता है, आपका ज्ञान, मस्तिष्क, शिक्षण कौशल का क्या होता है, विकास होता है। और फिर क्या होता है कि एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं को का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना या प्रशिक्षण का स्थानांतरण करना। शिक्षण और प्रशिक्षण जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करके प्रयोग किए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्थानांतरण। समझ लीजिए, शिक्षण का स्थानांतरण, सीखने का स्थानांतरण। जब हम शिक्षण की गतिविधियों को, प्रशिक्षण की गतिविधियों को, ज्ञान को और ये सब चीज़ों, ज्ञान, विचार, तर्क एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रयोग करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, अधिगम के स्थान। हमारा परिभाषा तो क्रो एंड क्रो का लिख लीजिए, किसका, क्रो एंड। हाँ, तो सोरेनसन क्या कहते हैं, एक परिस्थितियों को दूसरे परिस्थितियों पर प्रस्तुत करना। एक स्थान की ज्ञान, क्रिया, सारी चीज को दूसरे स्थान पर प्रस्तुत करना, तो क्या सोरेनसन हो जाए। सोरेनसन ने कहा कि स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण आदतों को दूसरी परिस्थितियों में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा करता है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो स्थानांतरण से भी सीखने का विकास हो जाता है और सीखने की क्रिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं। इससे क्या हो जाता है कि जो सीखने की क्रिया है वो काफी गति से आगे बढ़ जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं। स्थानांतरण पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आत्म अभियोजन अन्य क्रियाओं में इनको दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करने का कारक है। मतलब जो आप एक परिस्थिति में प्राप्त कर रहे हो, यहाँ प्राप्त कर रहे हो, जब उसी ज्ञान, प्रयोग, शिक्षण, प्रशिक्षण को दूसरी जगह प्रयोग करोगे तो ज्ञान का विकास होगा, नहीं होगा। शिक्षण का स्थानांतरण होगा, शिक्षण का क्या है, स्थानांतरण होगा, शिक्षा का विकास होगा। तो क्या है स्थानांतरण का मतलब एक शिक्षण और प्रशिक्षण का एक परिस्थिति, ज्ञान, आदतों का एक परिस्थिति के संबंध में दूसरी परिस्थिति में कन्वर्ट करना है, उसका बदलाव करना है, तो है। ठीक है। अब देखिए इसमें सीखने या अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार भी दिया हुआ है। सकारात्मक क्या है, हाँ, सकारात्मक अधिगम। ठीक है। तो इसमें है यदि पूर्व अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में सहायता देता है, क्या है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण। जैसे गणित का प्रयोग हम भौतिकी में करते हैं, गणित का प्रयोग क्या करते हैं, भौतिकी का। लेकिन गणित का प्रयोग आप सामाजिक में करोगे या अन्य गतिविधियों में करोगे तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कर रहा है। और फिर क्या है और उसी तरीके से नकारात्मक है, जब अपने ज्ञान, विचार, अन्य चीजों को नकारात्मक चीजों में परिवर्तित करोगे, कठिनाई युक्त चीजों में प्रयोग करोगे तो उसमें स्थानांतरण नहीं हो पाएगा, है ना। किसी को मैथ नहीं आती है और सोशल ज्ञान का तो उसको क्या है, मैथ का स्थानांतरण करने से उसके अंदर कोई सुधार नहीं होगी, ये होगी नहीं होगा ना।
तो जो चीज स्थानांतरण सुविधा रूप में हो जाए, अर्थात उसके अंदर भी क्या होना चाहिए, अनुकूलात्मक चीजें होनी चाहिए, आत्मसात्करीकरण होनी चाहिए, अनुकरण की शक्ति होनी चाहिए। अगर स्थानांतरण कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी वो नहीं हो रहा है, कोई भी सुधार या कोई भी गति नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो नकारात्मक चीज है, मतलब उसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब उसी तरीके से क्या इसमें सिद्धांत भी कुछ दिया है, क्या है सिद्धांत भी दिया है, तो इसको हम लोग कल पढ़ते हैं।